नमस्कार दोस्तों। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री का एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको लेकर आपके सामने आए हैं और हमारा ये प्रयास होगा कि इस टॉपिक को हम विस्तृत रूप में और पूरे डिटेल फॉर्म में अच्छे से पढ़ेंगे ताकि यहाँ से आने वाले किसी भी प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन हॉल में हमसे छूट ना पाए। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में करीब करीब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे वो जिस भी स्टैंडर्ड के हो, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और इसका अपना एक अलग महत्व है। तो आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सीरीज है उसमें फ्रांस की क्रांति के बारे में हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। ये फ्रांस की क्रांति जो है वो एक ऐसी क्रांति मानी जाती है जिसने सर्वप्रथम यूरोप में स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाने का काम किया। इस क्रांति ने पूरे यूरोप में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम किया और धीरे धीरे इस क्रांति से प्रेरित होकर, प्रभावित होकर बहुत सारे जो यूरोपियन देश थे वहां के लोगों ने भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को अपनाने का निश्चय किया। इस क्रांति का हमारे देश के इतिहास पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है और इस क्रांति के बारे में चाहे वो 10th स्टैंडर्ड हो, 11th 12th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड या टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, खैर नेट में तो वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ उतना ज्यादा टॉपिक नहीं होता है, फिर भी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सारे विद्यार्थियों के लिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि खास करके जो इतिहास में अध्ययन रखने, इतिहास में रुचि रखने वाले छात्र हैं उनके लिए वर्ल्ड इतिहास का जो चैप्टर है उसमें फ्रांस की क्रांति अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा ये जो आज का टॉपिक है वो है फ्रांस की राज्य क्रांति। आप वर्ल्ड में चाहे जहां भी क्रांति देखें, एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही क्रांतियां होती। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई आखिर फ्रांस के राज्य क्रांति के क्या कारण थे। अब कारण में भी दो तरीके के कारण होते हैं, एक सर्वसाधारण कारण और दूसरा तत्कालिक कारण। आप जितनी भी क्रांति पढ़ेंगे उसके पीछे आपको इस दो तरीके का जो कारण है वो देखने को मिलेगा। तो यहां हम देखेंगे कि भाई क्रांति से पूर्व जो फ्रांस थी, फ्रांस का क्या स्थिति था, एक जो सर्वसाधारण कारण था वो क्या था, और एक एक करके हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला
जो स्थिति था फ्रांस का वो ये था कि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था। अब ये निरंकुश राजतंत्र क्या होता है? तो ऐसा राजतंत्र इसमें राजा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश न हो, कोई रुकावट ना हो, कोई बाधा ना हो, राजा को कंट्रोल करने वाला कोई शक्ति ना हो। मतलब राजा जो हो वो ऑल इन ऑल हो, सारे जो शक्तियां हैं वो राजा में निहित हो। राजा ही कार्यपालिका, राजा ही विधायिका और राजा ही न्यायपालिका। इस प्रकार के शासन व्यवस्था को निरंकुश शासन व्यवस्था कहते हैं। और क्योंकि उस समय राजतंत्र था तो इसे हम निरंकुश राजतंत्र कहते हैं। तो फ्रांस में इस समय एक निरंकुश राजतंत्र चल रहा था। इस समय फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां, वो ऐसा बोलता था कि चूंकि यही कानून है, क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं। मतलब उसका कहना था कि हम जो चाहेंगे वही कानून होगा और उस पर किसी भी प्रकार का कोई रुकावट नहीं होगा। उस समय जो राजा थे वो दैवीय सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति की सिद्धांत में विश्वास करते थे और उनका ऐसा मानना था कि राजा को ये जो पद मिला है वो देवताओं से मिला है। भगवान ने उसे अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, इसलिए उसका ये अधिकार है कि वो जिस तरीके से चाहे अपना शासन व्यवस्था चला सकता है। जैसा कि हमने इसके पहले जो पढ़ा था चीन की क्रांति, तो वहां भी हमने देखा था कि राजा का जो दैवीय सिद्धांत था उसके कारण राजा निरंकुश रूप से कार्य करता था। अगर हम भारत का भी इतिहास पढ़ते हैं तो प्राचीन काल में इसके साथ मध्यकालीन भारत में भी बहुत लंबे समय तक ये जो सिद्धांत था वो चलते रहा कि राजा जो था वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था और इस कारण उसको लगता था कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ जायज है। लुई 16वां का ये मानना था कि इस प्रकार से अकाल आता है, बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है, दुर्भिक्ष आता है, तो उसमें जो लोग हताहत होते हैं, मारे जाते हैं, तो उसमें राजा क्या कर सकता है? ये तो विधि का विधान है और इसको बदला नहीं जा सकता है। और सर्वसाधारण के पास आंख मूंद कर चुपचाप इसे सहन करने के अलावा और कोई चारा नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। यहां हम थोड़ा अंतर देखते हैं। चीन के इतिहास, चीन की क्रांति को पढ़ाते समय हमने ये बताया था कि वहां अगर इस तरीके के दुर्भिक्ष, अकाल या महामारी आते थे तो वहां के जो लोग थे वो ऐसा उनका विश्वास था कि राजा सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसलिए थियन जो है वो अपना मिंग वापस लेते हैं। मतलब राजा सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसलिए जो सर्व शक्तिमान ईश्वर है वो इस तरीके का इंडिकेशन दे रहा है हम लोगों को कि राजा अब पद पर रहने के लायक नहीं है। लेकिन ये जो मान्यता है वो आता है कब? 1911 ईस्वी में। क्योंकि चीन के इतिहास में चीन का जो हम इतिहास पढ़ते हैं तो वहां की ये प्राचीन मान्यता है। तो हम यहाँ पे मान्यताओं में भी अंतर देख रहे हैं कि चीन में इस तरीके का मान्यता है, लेकिन फ्रांस के जो रूलर हैं, फ्रांस में जो राजा है उसका अलग मानना है कि भाई ये सब तो आते रहेगा और जनता को इसको सहने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है। तो इस प्रकार से राजा जो था वो एक स्वेच्छाचारी राजा जो था, एक निरंकुश राजतंत्र चला रहा था। वर्साय में
एक बहुत बड़े भव्य पैलेस का निर्माण किया गया था, जो कि पेरिस से 16 किलोमीटर दूर था। और राजा अपने उस प्रासाद में भोग विलास के साथ जीवन व्यतीत करता था। उसे प्रजा की कोई चिंता नहीं थी। राजकाज को संभालना, उसको सुचारू रूप से चलाना, इसकी भी चिंता राजा को नहीं थी। राजा एक तरीके से पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में स्वच्छंद रूप से काम कर रहा था। तो इस प्रकार राजा का ये जो निरंकुश व्यवहार था, वो कहीं न कहीं फ्रांस का जो समाज था, वहां राजा के विरुद्ध लोगों के अंदर एक जन भावना को उभारने का काम कर रहा था। लोगों को लगने लगा था कि भाई राजा तो एक निरंकुश की तरह कार्य कर रहा है, इसके ऊपर भी कुछ अंकुश होना चाहिए। तो दूसरा, स्वेच्छाचारी शासन। ये भी निरंकुश राजतंत्र का ही एक, कह सकते हैं, छोटा भाई। राजा जो था वो स्वेच्छाचारी था, मतलब जो मन बुझाएगा वो करेगा। अब यहां एक है मुद्रित पत्र। मुद्रित पत्र। राजा के पास एक विशेषाधिकार था, और ये विशेषाधिकार ये था कि राजा एक मुद्रित पत्र जारी करता था। उस पर राजा का चित्र होता था, और उस पत्र के अकॉर्डिंग राजा जब भी चाहे, किसी को भी चाहे, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। क्योंकि राज्य का सर्वोच्च न्यायालय भी राजा ही था, इसलिए ये मुद्रित पत्र एक तरीके से राजा के स्वेच्छाचारी शासन का या उसके दमन का एक हथकंडा बन गया था। अब अगर राजा सिर्फ इस मुद्रित पत्र का उपयोग करे तब तो वो अलग बात है, लेकिन राजा क्या करता था कि बहुत सारे जो राजा के चाटुकार लोग होते थे, राजा के सगे संबंधी लोग होते थे, राज्य पद पर उच्च आसीन व्यक्ति होते थे, धनी व्यक्ति होते थे, वैसे व्यक्तियों को राजा ये मुद्रित पत्र जारी कर देता था, उनको दे देता था मुद्रित पत्र। और उस मुद्रित पत्र में दो जगह, मतलब किस व्यक्ति को अरेस्ट करना है उसका स्थान ब्लैंक होता था, और कब करना है उसका स्थान ब्लैंक होता था, और क्यों करना है उसका स्थान ब्लैंक होता था। और राजा उस पर साइन करके लोगों को बांट रहा था। अपने जो विश्वास पात्र लोग थे, या राज्य के जो बड़े बड़े कर्मचारी थे, बड़े बड़े लोग थे, या राजा के सगे संबंधी थे, इन लोगों को ये मुद्रित पत्र दे देता था राजा। और ये लोग इस मुद्रित पत्र का गलत फायदा उठाते थे। इसकी मदद से ये जिस भी व्यक्ति को चाहें उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था, और उन पर कोई सुनवाई भी नहीं होता था। इस मुद्रित पत्र में क्या सजा देना है इसके लिए भी एक ब्लैंक स्थान था। मतलब वो व्यक्ति ही उसमें ये भी लिख देता था कि भाई इसको इस जुर्म के लिए इतना सजा दिया जाए। तो ये एक प्रकार से जो सर्वसाधारण लोग थे, आम जनता था, उस पर अत्याचार हो रहा था। और ये जो अत्याचार का सीमा था
उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। इसके साथ राजा अलग अलग प्रकार के जो कर थे, टैक्स, उसको भी इकट्ठा करता था। अब ये जो टैक्स थे वो दो प्रकार के थे, एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष। एक प्रत्यक्ष कर और दूसरा परोक्ष कर। ये प्रत्यक्ष कर जो थे उसमें क्या थे, तो प्रत्यक्ष कर में हम कह सकते हैं भू राजस्व, तथा अन्य कर। मतलब इसमें खास करके भू राजस्व या समय समय पर जो राजा था वो लोगों से उपहार लेता था, भेंट स्वीकार करता था, इस प्रकार के कर होते थे जो कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष कर था। तो दूसरी तरफ कुछ अप्रत्यक्ष कर थे। अब ये अप्रत्यक्ष कर वैसे कर थे जो लोगों के रोजमर्रा की जरूरतों के साथ जुड़े हुए थे, जैसे नमक पर कर, नमक कर, तंबाकू पे कर, आयात और निर्यात पर कर, ये व्यापारियों से लिया जाता था। नमक पर, तंबाकू पे और भी, मतलब लोगों के रोजमर्रा से जुड़े हुए ये कर थे। इसमें से जो सबसे घृणित कर था वो था नमक। ये जो नमक कर था वो बहुत ज्यादा लिया जाता था, बहुत हाई होता था ये नमक कर। अब हम लोग तो पढ़े हैं, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन किया था अंग्रेजों के नमक कानून को के खिलाफत में। लेकिन सबसे पहला नमक कर का प्रमाण फ्रांस में मिलता है, क्योंकि ये जो नमक था, जैसा कि हम लोगों ने महात्मा गांधी का ये जो आंदोलन था उसमें इस बात को डिस्कस किया ही जाता है कि ये जो नमक है वो रोजमर्रा की जरूरतों का चीज है। नमक अमीर गरीब, बूढ़ा बच्चा, स्त्री महिला सबके लिए जरूरी है। और इस नमक कर के पीछे ये भी एक रीजन था कि ये जो नमक है वो नमक बनाने का कार्य सिर्फ सरकार ही कर सकता था, या जो सरकारी कंपनी था या सरकारी दायित्व में जो उसको दिया गया था, या सरकार किसी व्यक्ति को वो उसका ठेका दे देता था और वो व्यक्ति मनमाने रूप से लोगों से कर वसूल करता था। तो ये जो था वो क्या कर रहा था कि लोगों का जो रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें थी वो भी लोगों को खरीदने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। और जो लोग थे वो राजा की इस नीति के कारण बहुत दुखी थे, जो कि आगे चल के क्रांति का ये भी एक कारण बना। अब हम देखते हैं तीसरा, राष्ट्रीयता का अभाव। सेम आप विश्व के इतिहास की किसी भी क्रांति के बारे में पढ़ते हैं और जब वो क्रांति असफल हो जाता है तो हम पढ़ते हैं उसके पीछे एक रीजन होना राष्ट्रीयता किया। लेकिन यहां मैटर कुछ और है। यहां मैटर कुछ और है कि उस समय फ्रांस
एकजुट नहीं था। फ्रांस के जो सारे लोग थे वो अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखते थे। फ्रांस छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड था और वहां सामंती जो पद्धति है, सामंती विचारधारा का जो पद्धति है वो चल रहा था, सामंतवाद वहां चल रहा था। इसमें अलग अलग जगह पे, मतलब फ्रांस की कई एक जगह पे जो व्यापारी लोग हैं, अगर एक जगह से दूसरी जगह वो सामान ले जाते थे तो उनको बहुत जगहों पे अलग अलग टैक्स देना पड़ता था, अलग अलग कर देना पड़ता था, जिसके बारे में आप जब जर्मनी में राष्ट्रीयता के उदय के को जब पढ़ते हैं तो वहां भी हम देखते हैं किसी प्रकार का था। इसलिए डिमांड किया गया कि भाई जर्मनी का एकीकरण किया जाए। लेकिन ये जो चीज था वो फ्रांस में भी चल रहा था। कहता है कि फ्रांस के दक्षिण समुद्र तट से उत्तर की तरफ जाने में अगर कोई व्यापारी अपना सामान लेके जा रहा है तो उसे कई एक जगहों पे टैक्स देना पड़ता था। और इसके बारे में बताता है कि जो फ्रांस के जो व्यापारी थे तो दक्षिण में जो है यहाँ एक कह सकते हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाने में इनको कई एक जगहों पे वो टैक्स देना पड़ता था। मतलब एक स्टेट को पार किए, एक सामंत का जो राज्य है उसको पार किए तो वहां टैक्स देना पड़ा, दूसरे सामंत के राज्य में पहुंच गए तो उसको वहां अलग से टैक्स देना पड़ा, फिर दूसरा से तीसरा के यहाँ गए तो उसको अलग टैक्स देना पड़ा। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति बिहार से दिल्ली जा रहा है तो जैसे ही बिहार का स्टेट क्रॉस किया तो यहां टैक्स देना, उसके बाद यूपी में इंटर किया तो वहां टैक्स दो, उसके बाद हरियाणा में इंटर किया तो वहां टैक्स दो, उसके बाद दिल्ली पहुंचा तो वहां टैक्स दो। और ये तो हम स्टेट को बता रहे हैं जो कि बड़े समूह में है। अब मान लीजिए समझ लीजिए आपकी जैसे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, मतलब एक सामंत के अधिकार में जो एरिया है तो इतना बड़ा बड़ा एरिया भी नहीं था सामंत के अधिकार में, और छोटे छोटे एरिया थे, क्योंकि फ्रांस खुद ही एक बिहार या यूपी से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जो इससे क्या हो रहा था कि फ्रांस के जो लोग थे वो अपने आप को यूनाइट नहीं कर पा रहे थे, वो एकजुट अपने आप को नहीं देख पा रहे थे कि हम सारे लोग फ्रांसीसी हैं और हमारा राष्ट्रीयता जो है वो फ्रांसीसी है और फ्रांस हमारा देश है। देश प्रेम की जो भावना है वो उसका अभाव देखा जा रहा था इस फ्रांस, जिसने लोगों के अंदर जो राष्ट्र प्रेम है, देश प्रेम है, उसको पनपने का मौका ही नहीं दिया। बाद में यही जो राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की भावना है वो उनके अंदर जागृत हुआ, लेकिन उसके पीछे कुछ और कारण थे जिसको हम अभी नहीं, बाद में पढ़ें, मतलब इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे। अब यहां एक चीज जो है वो उसको और ध्यान देना है कि कि वहां जो नियम कानून थे फ्रांस में वो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग नियम कानून थे। कहता है कि दक्षिण में जो रोमन न्याय पद्धति थी
रोमन न्याय पद के अकॉर्डिंग राज्य को चलाया जा रहा था, तो वही बच गया उत्तर, पूरब और पश्चिम। यहां कहता है कि करीब 264 प्रकार के नियम और कानून, मतलब हर जगह अलग अलग नियम कानून, अलग अलग कायदा कानून, अलग अलग टैक्स, अलग अलग प्रकार का विधि व्यवस्था, इससे लोग परेशान थे। और सामाजिक संरचना की अगर बात की जाए तो उस समय जो फ्रांस था वो मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित था, 3 भाग में ये बटा हुआ था। इसको हम लोग देख लेते हैं। एक कुलीन लोग थे, दूसरे पुरोहित लोग थे, और फिर सर्वसाधारण लोग थे। सर्वसाधारण लोग थे। ये जो कुलीन लोग थे वो एक तरीके से राज्य के बड़े बड़े पद पे आसीन व्यक्ति, साथ ही राजा के सगे संबंधी और अमीर लोग इसमें शामिल थे। ये जो कुलीन लोग थे वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और इन कुलीन व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता था। अब इसमें ये जो कुलीन व्यक्ति थे, कुलीन व्यक्ति में भी 2 टाइप के कुलीन थे। एक वैसे कुलीन थे जो कि राज्य में, समाज में अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए थे और इनके पास आज भी बहुत ज्यादा पैसा था। राज्य का करीब 1/4 जो भूमि है उसके ये मालिक थे। तो कुछ ऐसे भी कुलीन थे जिन्होंने जुआ, शराब या उस तरीके का जो उनका व्यवहार था जिसके कारण उन्होंने अपनी संपत्ति खो दी थी, लेकिन फिर भी उनके पीछे कुलीन का टैग लगा हुआ था और वो भी अपने आप को उस कुलीन के अकॉर्डिंग ही मानते थे। एक्चुअल में ये जो निम्न श्रेणी के जो कुलीन थे उनमें से कुछ का स्थिति तो ये था कि वो साधारण किसान के जैसा भी अब उनके पास संपत्ति नहीं बच गया था, लेकिन चूंकि पूर्व में वो कुलीन थे, उस वंश से आते थे, इसलिए इनके पीछे एक वो टैग लगा हुआ था। दूसरा जो वर्ग था वो पुरोहितों का वर्ग था। ये जो पुरोहित थे वो चर्च के बड़े बड़े पादरी थे, आर्क बिशप थे और चर्च का जो रख रखाव है या चर्च में जो भी पूजा पद्धति है उसकी देखभाल का जो जिम्मेवारी है इन पुरोहितों का था। अब ये जो पुरोहित थे ये भी 2 प्रकार के थे, एक वही उच्च श्रेणी के और दूसरा निम्न श्रेणी। उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी, यहां भी उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी। ये जो उच्च श्रेणी के पुरोहित थे वो पूजा पाठ में उनका ज्यादा ध्यान नहीं था। वो राज दरबार के अंदर जो गुटबाजी है, षड्यंत्रबाजी है, उसमें वो अपना ज्यादा समय व्यतीत करते थे।
अपना धन भी वहां लगाते थे। राज्य की तरफ से जो बड़े बड़े ठेके निकलते थे, अलग अलग जो नीलामियां की जाती थी, उसको भी ये खरीदने का काम करते थे उच्च श्रेणी की, चाहे वो पुरोहित हो या कुलीन हो। जैसे मान लीजिए नमक का टेंडर निकल रहा है तो खरीद लिए और खूब मुनाफा कमा रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। ऐसा कहता है कि जो उच्च श्रेणी के जो पुरोहित लोग थे वहां, उनमें से बहुत लोगों का विश्वास भी धर्म के प्रति नहीं था। उसमें से बहुत सारे लोग नास्तिक थे, बहुत सारे लोग शराबी थे, जुआरी थे। लेकिन जो उनका स्टेटस था, उस स्टेटस के कारण वो राज्य में उच्च पद प्राप्त थे। उच्च प्रतिष्ठित, मतलब प्रतिष्ठा का जो उच्च पद है उसको वो हासिल किए हुए थे। तो दूसरी तरफ जो निम्न श्रेणी के जो पुरोहित थे, इनकी संख्या, यहां भी इनकी संख्या कम है, इनकी संख्या ज्यादा है। यहां भी इनकी संख्या कम है, इनकी संख्या ज्यादा है। यहाँ कहता है कि इनकी संख्या करीब 20 लाख और इनका संख्या जो है वो इनका संख्या जो है करीब 1 लाख है। इनका संख्या 1 लाख और इनका संख्या जो है वो करीब 20 लाख है, करीब 20 लाख। मतलब ये जो सेकंड, जो निम्न श्रेणी के पुरोहित थे, वही अधिकतर चर्च में पूजा पाठ करना या लोगों को शिक्षा देना, इन सारे कार्यों का ठेका ये निम्न श्रेणी के पुरोहितों का था। ये जो निम्न श्रेणी के पुरोहित थे, उनका स्थिति उच्च श्रेणी के पुरोहितों के जैसा नहीं था। इनको राज्य के तरफ से उतना ज्यादा अनुदान भी नहीं मिलता था और ये भी अपना जो जीवन यापन है वो बहुत ज्यादा मौज मस्ती से नहीं, बल्कि किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे। और यही कारण है कि जब फ्रांस में क्रांति हुआ तो निम्न श्रेणी के जो कुलीन लोग थे और निम्न श्रेणी के जो पुरोहित लोग थे, उन्होंने इस क्रांति का सपोर्ट किया। अब जो तीसरा श्रेणी है जिसमें सर्वसाधारण आता है, तो ये जो सर्वसाधारण है उसमें सारे लोग शामिल हो जाते थे। मतलब कुलीन और पुरोहित को छोड़कर जो बाकी लोग हैं वो सारे के सारे सर्वसाधारण में शामिल हो जाते। अब ये सर्वसाधारण में व्यापारी थे, वकील थे, शिक्षक थे, छोटे मोटे कल कारखाने के मालिक थे। तो इस तरीके के जो लोग थे वो सर्वसाधारण की श्रेणी में आते हैं। तो अब ये जो सर्वसाधारण के लोग हैं, इसमें थोड़ा सा हम जो है वो ध्यान देंगे कि सर्वसाधारण के लोग में एक मध्यम श्रेणी के लोग थे। मध्यम श्रेणी के लोग। अब ये जो दोनों कुलीन और पुरोहित हैं, ये उच्च श्रेणी के लोग इनको माना जाता था, उच्च श्रेणी के लोग। सर्वसाधारण में मध्यम श्रेणी के लोग थे, किसान थे, मजदूर थे। ये मध्यम श्रेणी में किसान थे और मजदूर थे। यहां व्यापारी, किसान में भी बड़े किसान और मजदूर और छोटे किसान। छोटे किसान या एक तरीके से कह सकते हैं हम इनको दास या गुलाम।
मध्यम श्रेणी में भी दो तरीके के लोग जो थे वो मध्यम श्रेणी में थे। एक व्यापारी लोग थे, दूसरे जो बड़े बड़े किसान थे वो भी मध्यम श्रेणी में आ जाते थे। इसके साथ वही वकील है, डॉक्टर है, अध्यापक है, इस तरीके के जो लोग हैं वो मध्यम श्रेणी में आते थे। और लास्ट में जो मजदूर है, मतलब खास करके छोटे मोटे किसान है, मतलब कुछ छोटा मोटा जमीन है उनके पास, या दास है। कहता है कि मजदूरों में जो आधा मजदूर थे वो आज भी दास की तरह जीवन जीते थे, मतलब उनको अपने मालिक के खेत में काम करना जरूरी था। वो अपनी मर्जी से उस काम को नहीं छोड़ सकते थे। और इनका स्थिति जो है वो सबसे ज्यादा खराब माना जाता है। लेकिन कहता है कि जब क्रांति हुआ तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा जो है इन मजदूरों को ही हुआ, क्योंकि इनको तो टेंशन ही नहीं था, इनको तो खोने के लिए कुछ था ही नहीं। तो इनको लग रहा था कि हमको जितना मजदूरी मिलता है उससे ज्यादा हम कहीं ना कहीं से लूटपाट के ले लाएंगे, मतलब हमको उतना मिल ही जाएगा। यहां जो मेन एक है वो व्यापारी वर्ग है। अब ये व्यापारी वर्ग जो है वो मध्यम श्रेणी के ये जो लोग हैं उसमें ये आते हैं। तो ये जो व्यापारी हैं इनके बारे में हम व्यापार और व्यवसाय में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सामाजिक संरचना है वो कुलीन, पुरोहित और सर्वसाधारण में विभाजित है। और कुलीन, पुरोहित और सर्वसाधारण भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड थे, मतलब सामाजिक संरचना जो था वो बहुत जटिल था। अब देखते हैं हम यहाँ चर्च की प्रधानताएं, यही जो पुरोहित लोग हैं। तो कहता है कि उस समय पूरे फ्रांस का जो 40% भूमि था वो चर्च के ही कंट्रोल में था। और यहाँ जो दो तरीके के पुरोहित जिसके बारे में हम बताए, एक उच्च श्रेणी के और एक निम्न श्रेणी के। तो उच्च श्रेणी के जो पुरोहित थे वो बड़े बड़े लोग होते थे, मतलब उनके पास बहुत पैसा होता था, बहुत धन संपदा होता था और उनका प्रभाव राज दरबार में हमेशा होता था। इसके अलावा चर्च एक अपना अलग कर भी लोगों पे लगाता था, एक धार्मिक कर भी लगाता था जो कि उपज का 1/10 भाग होता था। और इस कर को देना जरूरी समझा जाता था। अब यहां इस बात पर ध्यान देना है कि ये जो चर्च था उसमें जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसकी प्रधानता थी। इसके अलावा कुछ प्रोटेस्टेंट लोग भी रहते थे, ईसाई लोग भी रहते थे, लेकिन इन लोगों पर भी ये जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो ये टैक्स लगाता था और इन सारे लोगों को भी ये टैक्स देना होता था। इसके साथ ही विवाह, जो वैवाहिक संबंध होता है, तो उसकी मान्यता भी चर्च ही देता था कि कौन सा विवाह वैध है, कौन सा विवाह अवैध है। और वो अक्सर प्रोटेस्टेंट और जो यहूदी लोग हैं उनके विवाह को भी अवैध घोषित कर देता था। तो इसमें हम देखते हैं कि चर्च में
जो दो श्रेणी था, एक उच्च श्रेणी और एक निम्न श्रेणी। तो उच्च श्रेणी के लोग जो थे उनका तो जीवन बड़ा मस्ती से कट रहा था, लेकिन निम्न श्रेणी के जो लोग थे, जो कि एक्चुअल में चर्च का जो कार्य है उसको करने वाले लोग थे, उनको हमेशा उच्च श्रेणी के जो लोग थे उनसे वो हमेशा चिढ़ते रहते थे। उनको लगता था कि यार सारा मेहनत तो हम करते हैं और फायदा सारा जो है वो ऊपर वाले लोग ले जाते हैं, जिसके कारण उन्होंने क्रांति के समय जो सर्वसाधारण लोग हैं उनका इन्होंने सपोर्ट किया। और बाद में जब हम देखेंगे कि चर्च पे भी कुछ कंट्रोल जो है क्रांति के बाद उस पर स्थापित किया गया। खैर, चर्च का ये स्थिति था। अब हम देखते हैं व्यापार और वाणिज्य। कहता है कि इस समय जो व्यापारिक श्रेणियां थी, जिसको गिल्ड कहा जाता है, उसका स्थान अब धीरे धीरे कल कारखानों ने लेना शुरू कर दिया। अब इस समय क्या हो रहा था कि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकीकरण, वो इंग्लैंड में आया और इंग्लैंड से धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में फैलने लगा। इस समय फ्रांस में भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, औद्योगिकीकरण था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जिसके कारण वहां एक मध्यम वर्ग का विकास हुआ, जिसे हम व्यवसायी या बनिया समाज कहते हैं। ये वैसे समाज थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यापार से या आंतरिक व्यापार से, आंतरिक व्यापार के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार से इन्होंने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया और ये लोग देखते ही देखते धनी हो गए। अब ये लोग देखते ही देखते इतना धनी हो गए कि ये जो कुलीन थे और ये जो पुरोहित थे, उनके पास भी उतना पैसा नहीं था जितना पैसा इन लोगों के पास आ गया। ये जो व्यापारी वर्ग के लोग थे उनके पास, और ये क्यों आया? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, उद्योग धंधे बढ़ने के कारण, कल कारखाने बढ़ने के कारण, व्यापार और वाणिज्य में विस्तार होने के कारण अब इन लोगों को लगा, ये जो व्यापारी वर्ग के लोग थे उनको लगा कि भाई पैसा तो हमारे पास ज्यादा है, लेकिन हमको कोई राजनीतिक पावर हमारे पास नहीं है। बेशक है कि ये थर्ड स्टेज वाले लोग थे, इसमें भी ये मिडिल क्लास वाले लोग थे जिन्होंने खूब औद्योगिकीकरण के समय खूब पैसा कमा लिया, लेकिन पैसा होने के बावजूद भी इनके पास कोई राजनीतिक पावर नहीं था। राजनीतिक पावर आज भी जो पुरोहित और जो कुलीन वर्ग के लोग थे उन्हीं के पास था। इसलिए ये जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, मिडिल क्लास वाले जो लोग थे, अब इनको लगने लगा कि भाई ये सिस्टम सही नहीं है, फ्रांस में बदलाव होना चाहिए, हमको भी राजनीतिक पावर मिलना चाहिए। और वैसे भी जब आदमी के पास पैसा आता है तो उसके पास बल आ जाता है। अब बल का मतलब ये नहीं कि उसका शारीरिक पूरा ताकत आ जाता है, मतलब एक उसके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है कि भैया हम जो है अब कुछ भी कर सकते हैं या अपने प्रभाव से कोई क्रांति ला सकते हैं, लोगों में नवजागरण ला सकते हैं, चेतना ला सकते हैं। और यही जो लोग थे, व्यापारी वर्ग के लोग थे, उन्होंने सर्वसाधारण ने भी इस बात को फैलाना शुरू किया कि भाई ये जो
कुलीन और पुरोहित लोगों को जो ये जन्मसिद्ध अधिकार मिला हुआ है वो खत्म होना चाहिए, और नहीं तो हम लोगों को भी वो अधिकार मिलना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो व्यापार और वाणिज्य है उसकी प्रगति ने भी फ्रांस की क्रांति के लिए एक रास्ता तैयार किया, क्योंकि व्यापार और वाणिज्य के विकास के साथ ही फ्रांस के मध्यम वर्ग का विकास जुड़ा हुआ है, और ये मध्यम वर्ग ही आगे चलकर क्रांति का वाहक बनता है, क्रांति को आगे बढ़ाने वाला बनता है। अब एक लास्ट में है लोकसभाओं का अभाव। कहता है कि इस समय फ्रांस में कोई ऐसा सभा या समिति या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो राजा के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता, या कोई नियम कानून बनाने के लिए वो रजिस्टर्ड था, या सर्वसाधारण की स्थिति को वो जांचता, परखता, देखता। ऐसा नहीं है कि इस तरीके का कोई संस्था था ही नहीं। इस तरीके का एक संस्था था जिसका नाम स्टेट जनरल था, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। यही स्टेट जनरल जो है वो आगे चल के पूरे क्रांति का कारण बनता है। लेकिन कहता है कि इस स्टेट जनरल का जो बैठक हुआ था, अधिवेशन हुआ था, वो लास्ट 1614 ईस्वी में हुआ था। 1614 ईस्वी में, और उसके बाद इस स्टेट जनरल का कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ था। ये संस्था जो है वो एक तरीके से मृत प्राय हो चुकी थी, और राजा भी इस संस्था को इसमें सुधार नहीं करना चाहता था। राजा क्यों सुधार करेगा भाई, वो अपने ऊपर कंट्रोलेंस क्यों स्थापित करवाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्रांति के पूर्व फ्रांस का जो स्थिति था वो इस प्रकार का था, जिसमें सर्वसाधारण के लोग राजा के इस स्वेच्छाचारी नीति के कारण पीड़ित थे, चिंतित थे, और वो एक नए युग की शुरुआत करना चाहते थे। अब एक चीज यहां पे और आपको ध्यान देना है। कहता है कि ऐसा नहीं है कि सर्वसाधारण जो फ्रांस के लोग थे उनका स्थिति बाकी जो यूरोपीय देश है उससे अगर तुलना किया जाए तो बहुत खराब था। ऐसा नहीं था। बाकी जो यूरोपियन देश थे उससे फ्रांस के लोगों का जीवन स्तर अच्छा था। फिर भी सबसे पहले फ्रांस में क्रांति हुई। तो उसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि जब लोगों में कुछ चेतना आता है, जब लोगों में कुछ उन्नति आता है, जब लोगों में नई नई भावनाओं का जागरण आता है, तो लोग किसी भी चीज को तर्क की कसौटी पर कसना स्टार्ट करते हैं। वो उसको चेक करना चाहते हैं, उसको प्रूव करना चाहते हैं कि आखिर ऐसा है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यहाँ के जो किसान थे या यहाँ के जो मजदूर थे उनका स्थिति बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज था उससे बहुत ज्यादा खराब नहीं था, बल्कि नॉर्मल था, ठीक ठाक ही था।
और यही कारण है कि यहाँ के जो खास करके वैसे लोग जो कि किसान में या जो मजदूर में जो कि ठीक ठाक स्थिति में थे, उनमें एक नव जागरण का प्रचार हुआ, नव चेतना का विकास हुआ, जिसको बढ़ाने में उस समय के जो बड़े बड़े विचारक थे उनका भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें से एक व्यक्ति है रूसो। उनका मानना था कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने सारे व्यक्तियों को स्वतंत्र पैदा किया है और समान अधिकारों के साथ उनको इस पृथ्वी पर भेजा है। इसलिए सारे लोग के अधिकार बराबर होने चाहिए और सारे लोग स्वतंत्र होने चाहिए। तो इस प्रकार के इसके बाद जो है आगे का जो वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग जो विचारक हैं उस समय के, चाहे रूसो हो, वोल्टेयर हो या और भी बहुत सारे लोग हों, तो उनके अलग अलग विचारों को हम उस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से इन विचारकों के विचार फ्रांस के लोगों के अंदर निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ एक विद्रोही भावना को जन्म दिया और फ्रांस में ये जो क्रांति हुआ वो विश्व इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बारे में हम इसको और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग जो विचारक हैं उनके क्या विचार थे और उसने समाज को किस प्रकार से प्रभावित किया। आज के लिए बस इतना ही। आज का जो पूरा टॉपिक था उस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि क्रांति से पहले फ्रांस का जो स्थिति था वो किस प्रकार का था और एक एक करके हमने कुल 7 बिंदुओं की यहाँ पे चर्चा की है और हमें आशा है कि आपको ये बिंदु समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकता है। इसके साथ ही हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि चूंकि इसका जो है वो 5-6 वीडियो आएगा, जिस वीडियो के माध्यम से हम फ्रांस के जो पूरी क्रांति है उसको देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।